इस वेबिनार में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन में जो है आप लोगों ने जो बुलाया है मुझे, उसके लिए मैं आप सबों का आभारी हूँ। और ये एक अच्छा फोरम है देश भर में जो सोशल पॉलिटिकली काम करने वाले लिबरल और डेमोक्रेटिक सोच के जो लोग हैं उन लोगों के दृष्टि से ये विचारों को आगे बढ़ाने के लिए और समझ को आगे बढ़ाने की दृष्टि से, समझ को सक्षम करने की दृष्टि से अच्छा फोरम है, इसलिए मैं इसका अभिनंदन करता हूं और शुरू में ही आप सबों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि मेरी आवाज सभी को आ रही होगी। जी अविनाश जी, आवाज ठीक से आ रही है। यस, थैंक यू। तो ये जो विषय है आज जो हम लोग ग्रामीण कृषि अर्थ नीति के बारे में या ग्रामीण कृषि विकास के बारे में जो सोच रहे हैं, ये हमारे देश की सोच पहले से ही हमारा विचारों का, हमारे पूरे काम की जो योजना है या विचार है या दृष्टि है, उद्देश्य है, वो ग्रामीण क्षेत्र के विकास का ही रहा है। इसलिए हम देश के शुरू से आज़ादी के पहले से भी इसको आज़ादी के आंदोलन का हिस्सा ये हुआ था। इसलिए हमको समझना यह है कि ग्रामीण कृषि क्षेत्र का विकास या ग्रामीण क्षेत्र का विकास जो है उसके बारे में जो सोच है वो केवल कृषि की विकास की सोच नहीं है, इसको समझना जरूरी है। क्योंकि कृषि का विकास के साथ साथ हमारे जो हमारे देश की जो आबादी है वो आज भी हम देखते हैं कि आधे से ज्यादा आबादी, मतलब 51% से ज्यादा लोग आज भी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। इसलिए जिस क्षेत्र में अभी भी 70 साल के बाद देश की आधी आबादी निवास करती है, उस क्षेत्र के विकास को छोड़कर हम देश के विकास की बात नहीं कर सकते हैं, नहीं करनी चाहिए हमको, क्योंकि उसके विकास के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि आधी आबादी को छोड़कर हम आगे नहीं जा सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने काफी तरक्की करने के बावजूद हमारा अनुभव है कि जब हम इस क्षेत्र को छोड़ देने की प्रक्रिया में आते हैं या फिर इस तरह की कुछ बीच में जब राजनीतिक नीतियां बनने की प्रक्रिया चलती है तो उसमें ये क्षेत्र जब पिछड़ता है तो उसका असर पूरे देश पर होते हुए हमको देखा। ये इसलिए हमको इसके विकास की जब हम बात करते हैं तो खेती का विकास या कृषि क्षेत्र का विकास ये केवल उत्पादन का बढ़ाने का काम नहीं है, हो सकता है तो उसका उत्पादन के बढ़ाने के साथ साथ यहाँ के लोगों के रहन सहन और यहाँ के लोगों के विचार पद्धति में बदलाव, जीवन के जीने के तरीकों में बदलाव और जीवन के जीने के विचारों में बदलाव, ये दोनों तरह से उसकी जरूरत है। इसलिए हमको इसके विकास के संदर्भ में जब हम सोचते हैं हमको शुरू से देखने की जरूरत है। और तो ये जैसे यूरोप में 15वीं शताब्दी में रिनासा शुरू हुआ था, समाज में बदलाव का, परिवर्तन का आंदोलन वहाँ पे शुरू हुआ, वैसे भारत में हम देखते हैं कि बहुत पहले से मतलब अगर अर्वाचीन भारत की बात करते हैं हम तो करीब आज से जो है 200 वर्ष पहले हमारे यहाँ सुधार का काम जो है शुरू हुआ। वैसे ये हम कृषि संस्कृति का देश ऐसे कहते हैं, हमारी देश की संस्कृति कृषि प्रधान है। तो कृषि प्रधान संस्कृति मतलब संस्कृति के साथ जो है फसलों के साथ लोगों के रहन सहन जुड़ा हुआ होता है। इसलिए यहाँ परंपरागत जो चीजें हैं हमारी संस्कृति में हम देखते हैं कि अलग अलग समूह के लोग, अलग अलग जिसको जातियों के लोग, विभिन्न विभिन्न जाति और धर्मों के लोग जो हैं वो सैकड़ों वर्षों से यहाँ पे निवास करते हैं, वो गांवों तक निवास करते हैं ठेठ। इसलिए उनके साथ के संबंध और उनके उन विभागों पर होने वाले परिणाम जो है उसका परिणाम व्यापक विकास के गति पर होता है। इसलिए हमारे यहाँ जेंडर के मतलब महिला, मतलब जिसको हम कहते हैं कि स्त्री और पुरुषों के
लिंग भेद की जो बात है उसका परिणाम गांव से लेकर शहरों तक दिखता है, तो उसका जब गांव में जिस तरह का उसका परिणाम है वो अभी भी हम देख रहे हैं कि वो समस्या हमारे लिए कायम है। जबकि देखा जाए तो उसके रिफॉर्मेशन के काम जो है वो हमारे देश में 19वीं शती में, मतलब हम देखते हैं कि राजा राम मोहन रॉय और महात्मा ज्योतिराव फुले ने हमारे यहाँ वो काम शुरू किया था। और उसी के साथ उन्होंने सोशल रिफॉर्म के साथ जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात उस समय भी की थी। लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है और सोशल रिफॉर्म दोनों के लिए एजुकेशन बेस्ड है, इसलिए शिक्षा के बगैर कुछ हो नहीं सकता है। जब तक हम गांव देहातों तक के हर एक को शिक्षा के माध्यम से मुख्य धारा में लाने के लिए उनका जो सोच का तरीका और जीवन जीने का तरीका है उसमें बदलाव लाने की प्रक्रिया लाने का काम करना होगा। ये हमारे यहाँ 19वीं शताब्दी, मतलब हम देखते हैं कि 1830 से लेकर फिर राजा राम मोहन रॉय और फिर ज्योतिराव फुले ने किसानों के ऊपर किताब लिखी, किसानों का कोड़ा, उसको मराठी में शेतकऱ्यांचा आसूड कहते हैं। उसमें उन्होंने बेसिक ये बात को कहा कि जब तक किसान जो है एजुकेट नहीं होगा, एजुकेट का मतलब वो शिक्षा को बोलते हैं कि नॉलेज नहीं होगा उसके पास, तब तक वो अपना जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको नहीं समझ सकता है। तो एक्सप्लॉयटेशन से ऊपर उठने के लिए, एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ संघर्ष करने के लिए आपको नॉलेज की जरूरत है। इसलिए हम उस समय उन्होंने उस अज्ञान से और जो परंपराओं में जो फंसे हुए लोग हैं उनको ज्ञान के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से ऊपर उठाने की कोशिश होनी चाहिए। उसके लिए फिर वो आर्थिक सुधार के क्या क्या काम हो सकते हैं उसका मेमोरेंडम वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास उस समय देते हुए हमको दिखते हैं। हमारे यहाँ भी आज़ादी के समय हम देखते हैं कि गांधी जी जब यहाँ पे आए और उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के ही आंदोलन से अपने देश की आज़ादी का आंदोलन शुरू किए थे। 1917 को जब उन्होंने नील का आंदोलन चंपारण में बिहार में शुरू किया, उसके बाद में हम देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, फिर बहुत सारे लोग जो हैं इसमें जुड़े। तो इन सब लोगों ने उस समय के किसानों के प्रश्न जो है एक्सप्लॉयटेशन के वो लिए, लेकिन गांधी जी ने उसके साथ साथ एक काम किया कि उन्होंने गाँव में जब 1922 में आंदोलन, असहयोग आंदोलन खत्म हुआ था, तो उस समय ठेठ गाँव तक जो है राष्ट्रीय शिक्षा का काम शुरू किया था। इसको हमको समझने की जरूरत है, क्योंकि गाँव में उद्योगों के साथ, गाँव में काम के साथ जो है शिक्षा का काम होना चाहिए। ये गांधी जी की भी योजना हम सबके सामने थी। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने प्लानिंग कमीशन के पहले अध्यक्ष थे सुभाष बाबू के समय में। तो 1939 में ये सारी चीजों की प्रेरणा से आपने किसान आंदोलन को शुरू किया। ये किसान आंदोलन का आकार आपने साकार करते समय इन सब चीजों के साथ जोड़ते हुए से कैसे वास्तव में आंदोलन स्वरूप में उतारा? मैं वही कह रहा हूँ कि हाँ, मैं इसलिए थोड़े में समझने की जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ किसानों के जो आंदोलन है या उसकी जो पार्श्वभूमि है वो इतिहास को हमको जानकर, क्योंकि हमारे यहाँ जो हम लोगों ने जब नए इस 80 के बाद जब अपने यहाँ किसान आंदोलनों का एक नया दौर आया, तो उसमें जब नई जनरेशन आई किसानों के आंदोलनों में और देश में हम लोग जब समझने लगे, तो इतिहास से किसानों के प्रश्नों की जो लड़ाई है वो चलती आई हुई है। और हमारे देश के जिन्होंने हमारे देश के आज़ादी का और हमारे देश के निर्माण करने की जो अगुवाई जिन नेताओं ने की, जिन महापुरुषों ने की है, उसका संबंध इस प्रश्नों के साथ है। देश का निर्माण, इसलिए मैं कह रहा था आपको कि देश का निर्माण, भारत का निर्माण, जैसे गांधी जी कहते थे कि भारत ये गांवों का, देहातों का देश है। इसीलिए गांवों का निर्माण, इसलिए खेती में सुधार के साथ खेती संस्कृति में डेवलपमेंट कैसे होगा, इस बात को उन्होंने रखा। तो इसलिए हमको ये समझना है कि आज आजादी के बाद हमने
आजादी तक इस लड़ाई को लड़ा, और आजादी प्राप्त ही इसलिए की हमने क्योंकि देश में रहने वाले जो पिछड़े लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो मुख्य प्रवाह से दूर पड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को मुख्य प्रवाह में लाना और अपने देश को सेल्फ सस्टेन करना। तो सेल्फ सस्टेन करना मतलब क्या है कि हम लोग अभी उस समय देखते हैं कि अगर 37 करोड़ लोग हमारे देश में थे, उन लोगों को उस समय भी खाने के लिए पूरा अन्न नहीं मिलता था। हमारे 1950s में जो उपज है वो 50 मिलियन टन की उपज है। तो हमारे यहाँ का उत्पादन बढ़ाना, हमारे यहाँ पोषक उत्पादनों का क्षमता बढ़ानी हमारे देश की जमीन की, हमारे देश में जो गांव के लोग हैं उनका एजुकेशन का परसेंटेज बढ़ाना, हमारे देश के गांवों में जो लोग रहते हैं उनके हेल्थ में सुधार लाना, हमारे देश के गांवों में और शहरों में जो स्त्री और पुरुष रहते हैं उनके बीच के जो भेद है उसको कम करना, हमारे गांव में और शहरों में जो है कि जो पिछड़े लोग हैं, आदिवासी है, दलित है, उन लोगों को मुख्य प्रवाह में लाना, ये उसके पीछे की दृष्टि थी। इसलिए इसी दृष्टि से जब हम आज इसको जब मूवमेंट को लेकर जब हम काम करते हैं तो हमको इन चीजों को समझकर आगे बढ़ना पड़ेगा कि हम लोगों ने प्राप्त क्या किया है और हम लोगों को आगे के लिए प्राप्त क्या करना है, वो किस तरह से करेंगे। आपने बुनियादी जो चीज है उस बुनियादी चीज को हमारे समक्ष याद। हाँ, तो ये आज हम क्या देखते हैं, आज मुख्य चीजों पर इतनी बात करने के बाद हम ये समझेंगे कि हमको ये समझना है कि आजादी के बाद 70 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र में हमने कुछ मानदंड विकास के जो है वो प्राप्त किए हैं। वो क्या प्राप्त किए हैं, वो हमको ये समझना है कि आज हम खाद्यान्नों के उत्पादन में हम स्वावलंबी हो गए हैं। हमारे यहाँ का खाद्यान्नों का उत्पादन 50 मिलियन टन से हमने 300 मिलियन टन तक के ले आए हैं। एक हमने बात करनी तो उसको अभी हमको, लेकिन खाद्यान्नों का उत्पादन हमको आगे बढ़ाना है, वो हमारा अब तक की प्राप्ति है, लेकिन उससे हमारी पूरी जरूरतें पूरी नहीं होगी। खाद्यान्नों के साथ हमारे यहाँ जो गांव के पूरे देश के लोगों को जो तिलहन लगती है, तेल लगता है, दलहन लगती है, दालें लगती है, प्रोटीन लगती है, उसकी क्षमता अभी हमें पूरी आई हुई नहीं है। हमने गेहूं और चावल के मामले में जो है वो स्वावलंबन प्राप्त किया है। ये हुआ हमने जो उत्पादन किया है। तो ये उत्पादन कैसे हुआ है, तो ये उत्पादन गांव के लोगों ने किया, लेकिन हमारे यहाँ देश के सरकारों ने समय समय पे जो नीतियां बनाई है, उस नीति के अंतर्गत जो इरिगेशन हमारा बढ़ा है, इसको हमको समझना है कि देश की आजादी के समय पे नियर अबाउट 4%, लेस देन 4% जो है हमारे यहाँ इरिगेशन था। आज हमारा 50% के आसपास अगर इरिगेशन हमारा हुआ है, तो ये हमको समझने की जरूरत है कि हमारे देश में अगर 150 मिलियन हेक्टेयर जमीन के होने की अगर हमारी जमीन अवेलेबल है, उसमें से करीब करीब जो है 750 से 800 70 से 80 मिलियन हेक्टेयर जो है वो जमीन हमारे यहाँ आज इरिगेटेड हुई है, और हमारे यहाँ क्षमता है 120 मिलियन हेक्टेयर की। मतलब हम लोगों ने देश के आजादी के बाद अभी 120 मिलियन हेक्टेयर जमीन को इरिगेट कर सकते हैं, इतनी क्षमता हमारी हमने निर्माण की है। लेकिन उसके बावजूद हम क्या देखते हैं कि जैसे विदर्भ का हिस्सा है, वर्धा विदर्भ में आप देखते हैं कि 10 से 20% से ऊपर इरिगेशन का काम नहीं बढ़ा है। अगर आपको सेल्फ सस्टेन करना है, किसान का विकास करना है, तो हमको देश में इरिगेशन का परसेंटेज बढ़ाना होगा। तो इरिगेशन का परसेंटेज अगर बढ़ाना है तो आपके देश के पास पानी है क्या, अनुभव क्या है? पिछले 70 वर्षों में हमने पानी इतने प्रमाण में पैदा किया है कि हम अमेरिका और चाइना के अगर देखें अनुभव, तो उनसे हमने ज्यादा इरिगेशन की क्षमता प्राप्त की है। ये हमारे 70 साल के सरकारों का ये काम है जिन्होंने किया है, जो विकास की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्र के दृष्टि 1947 में जो हमने रखी थी, उसके तहत 10 साल पहले हमने 10-15 साल पहले तक हमने वो टारगेट अचीव किया है। लेकिन आज भी हमारे यहाँ के किसानों को पानी जो है किसानों को मिल नहीं रहा है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ ड्रॉट आता है,
अकाल की स्थितियां पैदा होती हैं। ये क्यों है? ये है कि हम मिसमैनेजमेंट की वजह से हमारे यहाँ व्यवस्थापन की कमियां बढ़ी हुई हैं। हमारे यहाँ पिछले वर्षों में हमने पानी की क्षमता बढ़ाई है, लेकिन पानी के उपयोग के तरीके हमने अभी विकसित नहीं किए हैं। तो हमको देखने की जरूरत ही है कि अगर आगे के समय में हमको अपने देश का उत्पादन और किसान को, एक आप देखिए कि जिस क्षेत्र में किसान के पास पानी है उस क्षेत्र के किसान की आर्थिक स्थिति अच्छी है। जिस क्षेत्र में किसान के पास पानी नहीं है, रेनफेड में खेती करते हैं, जो जिसको मराठी में कोरडवाहू कहते हैं, या मानसून बेस्ड जिनकी खेती है, तो विदर्भ की अगर बात करेंगे, उदाहरण के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, विदर्भ की बात करेंगे तो करीब 80% से ज्यादा खेती जो है वो रेनफेड के अंतर्गत आती है। तो लेकिन पानी तो है। अभी आप देख रहे हैं कि 1000 mm अगर पानी यहाँ पे हर साल होता है और इतने वाटर प्रोजेक्ट्स है, उसके बावजूद पानी किसान को नहीं मिल रहा है। तो ये जो व्यवस्थापकीय गलतियां हैं, उस व्यवस्थापकीय गलतियों को कम करने के लिए जो पॉलिटिकल विल चाहिए, ये मैं कह रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ ये इस देश के विकास को करने के लिए जिस डेमोक्रेटिक वे का हमने स्वीकार किया है, हम प्रतिनिधि को हम लोग विधानसभा में और लोकसभा में भेजते हैं, उन लोगों को विकास की, ग्रामीण क्षेत्र के विकास की समझ जब तक नहीं होगी, उसके लिए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की वो जब तक डिमांड नहीं बनेगी, उनकी मांग नहीं बनेगी। अगर हमारे वर्धा जिले में पानी के बावजूद अगर 10% से ज्यादा या 15% से ज्यादा अगर खेती इरिगेशन के अंतर्गत नहीं आती है और 85% अगर किसान उसकी वजह से सफर्ड हो रहा है, तो यहाँ के किसान की वो डिमांड नहीं बन रही है, जिसकी वजह से वो पॉलिटिकल लोगों के ऊपर प्रेशर डेवलप नहीं कर रहे हैं। दूसरा काम यह है कि जो पॉलिटिकल लीडर नेतृत्व कर रहे हैं, उन लोगों को ये नहीं लग रहा है कि हमको इसको पॉलिटिकल डिमांड बनानी चाहिए। तो हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्र में आज जब तक हमारे यहाँ इरिगेशन का क्षेत्र नहीं बढ़ेगा, तब तक हम लोग ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक इनकम नहीं बढ़ा सकते हैं। ये एक बात समझने की जरूरत है। एक बात है कि इरिगेशन की क्षमता हमने बढ़ाई है देश में पॉलिसीज, बेस्ड पॉलिसीज के अंतर्गत, लेकिन इरिगेशन का क्षेत्र नहीं बढ़ा पाए हैं, वो व्यवस्थापन की कमी की वजह से। इसको हमको समझने की एक जरूरत है, जो हम सब लोग इसको समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूंगा कि एक अन्य देशों का अगर उदाहरण इसमें दिया जाए तो कि चाइना के पास 100 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा पानी नहीं है इरिगेशन का, लेकिन भारत के पास 120 मिलियन हेक्टेयर के आसपास जो है पानी है। लेकिन चाइना हमसे ज्यादा उत्पादन लेता है क्योंकि उन्होंने एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत पानी का योग्य उपयोग करने के गांव के स्तर तक उनकी प्रक्रिया चली है। अभी हमारे गांव के किसान को ये नहीं समझता है कि पानी का कैसे समुचित उपयोग किया जाए, जिसकी वजह से मेरी खेती की जो उर्वरक क्षमता है वो भी बढ़ेगा और उससे उत्पादन बढ़ेगा और मिट्टी जो है वो अच्छी रहेगी। तो ये जैसे ये हुआ कि इरिगेशन हमारे यहाँ एक बेसिक सवाल है, और उसके जवाब में एजुकेशन जो है, जिसको विजडम कहते हैं, उस विजडम के डेवलप होने के लिए जो पॉलिटिकल अवेयरनेस चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए, वो बगैर किए हमारे यहाँ नहीं होगा। नहीं तो हमारे यहाँ लोग नेता के पीछे भागते हैं, लेकिन अपनी जरूरतों के लिए फिर तो उनको वो डिमांड नहीं करते हैं। तो एक तो ये बात मुझे जरूरी लगती है। जैसे एक उसी के आधार पर हम ये कहेंगे कि जैसे गांव में इसी के जैसे हमको समझने की ये जरूरत है कि हमारे देश में 37 करोड़ लोग जब थे 1950 में, आज हम लोग 137 करोड़ हो गए हैं। हमको समझने की जरूरत है कि आज अगर 52% 53% लोग अगर गांव में रहते हैं, उसका मतलब है कि करीब करीब 70 से 75 करोड़ लोग गांव में रहते हैं। वो गांव में लोग रहते थे 25 से 30 करोड़ लोग जब आजादी के समय में, आज वो हो गए हैं 70 से 75 हजार करोड़, मतलब 5 करोड़ परिवार थे वो 15 करोड़ परिवार हो गए हैं।
तो खेती के ऊपर का प्रेशर बढ़ रहा है। मनमोहन सिंह साहब ने कहा था 2008-9 में कि खेती के ऊपर का प्रेशर हमको कम करना पड़ेगा। तो हम गांव के लोगों का लिटरेसी प्रोग्राम जब तक बढ़ाएंगे नहीं, उनको समझने में आना चाहिए कि गांव में खेती के साथ हमको खेती पर आधारित उद्योगों की प्रक्रिया हमको बढ़ानी पड़ेगी, और उसी के साथ साथ पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो भी गांव में करने की जरूरत है। ये हुई ये हमारे एजुकेशन का काम हुआ। अब इसके तहत जो किसानों के लिए जो पॉलिसीज बनी हुई है, बनाने की जरूरत है, उसमें हम देखते हैं कि हमारी समझ में कमी होने की वजह से हम जब डिमांड नहीं करते हैं, जैसे जहां जहां लोग अवेयर होते हैं वहां वहां लोगों के प्रश्नों के हल निकलते हैं। इसका हमने एक अच्छा अनुभव अभी 2020 के आंदोलन में देखा था कि 3 कानूनों के खिलाफ यहाँ पे एक आंदोलन हुआ था देश में। वो 3 कानून क्या थे? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग था, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत एक जो उन्होंने काम किया था वो एक कानून था। इसी के साथ आप जो कहने जा रहे हो उसी के साथ एक जो सवाल है आज के वेबिनार का, वो भी मैं आपसे पूछने चलूं ताकि वो इस फॉर्मेट में हम समय का सदुपयोग कर पाए कि 3 किसान कानून और किसान की जागरूकता, इसमें अंतर हम लोगों ने देखा, और ये जो आंदोलन था ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन नहीं बन पाया, तो इसकी क्या वजह थी? ये सवाल के साथ आप 3 कानूनों पर आपकी वही मैं कह रहा था कि जहां जागृति होती है अपने व्यवसाय के प्रति लोगों को, हमने वहां पे लोग जो हैं अपने खिलाफ के नीतियों के खिलाफ वो उठते हैं, आंदोलित होते हैं। लेकिन जहां ये समझ नहीं होती है, गांवों तक सरकार का मीडिया पहुंचा हुआ है और गांव के लोगों को ये बताया गया कि, और पढ़े लिखे लोगों ने भी ये बताया कि ये जो तीनों कानून हैं वो गांव के किसान के फायदे के लिए है। लेकिन किसान ने ये कभी नहीं समझा कि ये तीनों कानून मेरे फायदे के लिए कैसे हैं, क्योंकि उसको वो 3 कानूनों की भी जानकारी नहीं थी। जैसे वो 3 कृषि के कानून के नाम से आए, लेकिन जो एक कानून है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंतर्गत हमारे यहाँ जो कुछ वस्तुएं 1960 के आसपास जो अपने यहाँ अपना देश में मैक्सिमम लोग जो है 80% से ज्यादा ऐसे लोग हैं कि जिनको पीडीएस का अनाज देना पड़ता है। ऐसे समय में जो हमारे यहाँ अनाज का जो उत्पादन और तिलहन और दलहन जो है, हमारे यहाँ तिलहन जो है वो तेल का उत्पादन जो 65% तेल आज भी हमको आयात करना पड़ता है, 25 से 30% दालें आज भी हमको इंपोर्ट आयात करनी पड़ती है। मतलब हमारे यहाँ कमी है दालों की, तेल की, खाद्यान्नों की कुछ जो है, और इसकी वजह से ये जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट बनाया था कि जो जरूरत की जो वस्तुएं हैं उसका हमारे यहाँ जो भी व्यापारी होगा एक लिमिट से ज्यादा उसको जमा नहीं कर पाएगा। जमाखोरी के खिलाफ का वो कानून था। इन्होंने और उसमें यह कहा गया था कि इस इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में उन्होंने इसी सेक्शन को जो है उसको उन्होंने हटा दिया इसमें से। उसको उन्होंने ये कहा कि कहीं पर भी कितनी भी खरीद जो है वो एक व्यापारी कर सकता है। इसका ये परिणाम होगा कि एक व्यापारी देश भर में कहीं पर भी खरीद कर सकता है और कितना भी वो जमाखोरी कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि अगर गवर्नमेंट उसमें से निकलना चाहती थी, और उन्होंने एक तो ये किया, दूसरा उन्होंने एपीएमसी के एक्ट को, एपीएमसी अपने यहाँ जमीन के और कृषि से संबंधित कानून बनाने की जो है वो स्टेट को अधिकार है। तो उन्होंने देखा कि एपीएमसी का जो कानून है वो उसमें बदलाव करने का, सुधार करने का, उसको निरस्त करने का जो अधिकार है वो स्टेट का अधिकार है। इसलिए उन्होंने देखा कि हम एपीएमसी के कानून में कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि 2003 में इसमें सुधार किया था जब वाजपेयी जी का गवर्नमेंट था, और उन्होंने देखा कि बहुत सारे राज्यों ने उसमें सुधार करने में उसमें हामी नहीं भरी। इसलिए उन्होंने उसी 2003 के कानून में सुधार करके उन्होंने ये किया कि एपीएमसी कानून को बाईपास किया, और उन्होंने इस कानून में ये किया
कि कहीं पर भी आपको अगर खरीद करनी हो तो उसके लिए किसी भी ट्रेडर्स को, व्यापारी को जो है लाइसेंस की जरूरत नहीं है, और कितने भी मतलब कितने भी उत्पादन के कितने क्विंटल टन आप खरीद कर सकते हैं। तो दोनों चीजें उसमें से निकाल दी। उसकी वजह से क्या हुआ कि आपको एपीएमसी अपने आप में बाईपास हो जाएगा उसमें से। तो अब एपीएमसी क्यों आया भाई? तो एपीएमसी तो इसीलिए आया कि बाहर जो खुले बाजार में किसान की लूट होती थी, क्योंकि हमारे यहाँ छोटा किसान है, हमारे यहाँ ऑन एन एवरेज जो है जमीन एक किसान के परिवार के पास 1.55 हेक्टर, मतलब 1.5 हेक्टर के आसपास जो है एवरेज जमीन यहाँ पे है। कुछ बहुत कम ऐसे लोग हैं, मतलब 80 से 85% ऐसे किसान हैं जो 2 हेक्टर से कम जमीन वाले किसान हैं हमारे। तो 85% किसान हमारे यहाँ अल्प भूधारक है, जिनके पास 5 एकड़ से कम खेती है। ऐसे लोगों के पास जब वो उत्पादन करेगा अपनी खेती में से, तो वो दिल्ली में या फिर बंबई में या फिर किसी भी बड़े जगह पे जाकर थोड़ी ना अपना बिक्री कर सकता है, उसको तो लोकल मार्केट में ही बेचने का होगा। तो उसका फायदा किसको होगा? तो वो पूरा जो फायदा है, जो बड़े ट्रेडर्स हैं, वो बड़े ट्रेडर्स जो है देश भर में जाकर जो है अपनी खरीद करेंगे और मार्केट से बाहर करेंगे। तो जब आपको लाइसेंस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब मार्केट से बाहर करना है तो मतलब लाइसेंस की जरूरत उन्होंने खत्म कर दी उसमें से ट्रेडर्स के लिए। तो जब ट्रेडर्स के लिए लाइसेंस की जरूरत ही नहीं, तो ट्रेडर्स आपका एपीएमसी में क्यों जाएगा? वो तो एक भी ट्रेडर जो है एपीएमसी में नहीं जाएगा, और बड़े ट्रेडर्स जो प्लेयर्स जो होते हैं वो तो जाएंगे नहीं। फिर वो शुरू में आपके आउट ऑफ एपीएमसी मार्केट को डेवलप करने के लिए आपको प्रलोभन भी दे सकते हैं, और जो हुआ भी है बीच के दिनों में। और बाद में जब देखेंगे कि एपीएमसी जब रूल नहीं कर रही है और वो अगर शांत हो गई है, तो बाद में आप किसान का जो है एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं। तो इसका परिणाम ये होगा कि आपको ये जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंतर्गत जो एपीएमसी में हम खरीद करने के लिए प्रेशर लाते गवर्नमेंट के ऊपर, जब एपीएमसी ही नहीं रहेगी तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंतर्गत खरीद करने के लिए हम प्रेशर नहीं ला सकते हैं। उसका क्या होगा कि आज हम जब आप बात करते हैं कि किसान के उत्पादन खर्च के आधारित जो है उसको उत्पादन का मूल्य मिलना चाहिए, तो ये मूल्य मतलब उत्पादन प्रोडक्शन कॉस्ट के बेस पर अगर हमको भाव चाहिए, तो उसकी मांग करने का एक प्लेटफॉर्म रहेगा, तब तो हम मांग करेंगे। जब आपका प्लेटफॉर्म ही खत्म हो जाएगा तो एमएसपी की मांग करने के लिए आपको कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं रहेगा। तो फिर क्या होगा? प्राइवेट प्लेयर्स रहेंगे और गवर्नमेंट उसमें से निकल जाएगी। ये उसके पीछे की दृश्य थी, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती थी कि हर साल जो हमको 1.5 लाख 2 लाख करोड़ रुपए जो इसमें लगाना पड़ता है कृषि उत्पादन को खरीदने के लिए, करीब करीब 30-32% हमारे यहाँ खाद्यान्नों का खरीद जो है वह हर साल सरकार करती है। उसमें जो पैसा जाता है तो सरकार नहीं चाहती है, मुख्यतः वर्तमान सरकार जो है, जिन विचारों की यह सरकार है, वो सेंट्रलाइजेशन में विश्वास करती है और डिसेंट्रलाइजेशन में, और गांवों के लोगों को विकेंद्रित तौर पर सक्षम करे, इस तरह का विचार इन लोगों का नहीं है। ये ट्रेडर्स को मजबूत करना चाहते हैं, ये पूंजी को केंद्रित करना चाहते हैं, ये गांव के लोगों को कमजोर करने की उनकी नीति है, ताकि वो हमारे ऊपर अवलंबित रहे हमेशा के लिए। इसके लिए उन्होंने एपीएमसी मार्केट से बाहर निकालने के लिए वो फिर इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में सुधार किया, और उन्होंने एमएसपी को जो है वो कमजोर करने के लिए ये 3 कानून लाए। तो एपीएमसी को कमजोर किया इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में, और फिर हम धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से, जब किसानों को अपनी खेती करना पुराएगा ही नहीं, तो बड़े प्लेयर्स को वो अपनी खेती देगा। लेकिन ये तीनों कानूनों में ये जो दोष है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी उन्होंने जो सेक्शन दिया है, उसमें अगर कॉन्ट्रैक्टर किसानों के साथ अगर कोई नाइंसाफी करता है, अगर उनकी फसलों का दाम जो तय किया है उसके आधार पर वो फसल निकलने के बाद अगर वो दाम नहीं देता है, तो किसान जुडिशियरी में नहीं जा सकता है। किसान को प्रशासन के पास, एसडीओ के पास जाना पड़ेगा। और आपको पता है कि एसडीओ जो होता है वो प्रशासनिक अधिकारी होता है,
और वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, और गवर्नमेंट हम देखते हैं कि पूंजीपति के हाथों में होता है। तो जुडिशियरी एक स्वतंत्र व्यवस्था है न्याय मांगने के लिए, तो जुडिशियरी में जाने का यहाँ पे रास्ता बंद कर दिया था और प्रशासन के पास जाने का रास्ता केवल रखा था, और वो भी इसमें आप नहीं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो करेगा आपकी खेती के साथ, उसके साइड में वो कानून बनाया गया। तो इस तरह का कानून आप जब बनाते हैं, जबकि आज भी गाँव में लोग खेती की ठेके देते हैं, वो अनौपचारिक रूप से देते हैं, वो चल ही रहा है प्रचलन, उसमें कानून इस तरह से बना के कॉन्ट्रैक्टर को मजबूत करने की कोई जरूरत नहीं थी। इस तरह से ये जो 3 कानून बने, उसमें ये देखा कि अब इसका हम देखते हैं कि आंदोलन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उस क्षेत्र में क्यों बढ़ा? क्योंकि हमारे यहाँ धान का उत्पादन और गेहूं का उत्पादन इन्हीं क्षेत्र में सबसे ज्यादा, आजादी के बाद जो हमारे यहाँ हरित क्रांति हुई उससे बढ़ा। इन्हीं जगहों पर इरिगेटेड लैंड मैक्सिमम है। हम देखते हैं पंजाब में जो है 90% से ज्यादा खेती जो है इरिगेशन के अंतर्गत है, 75% से ज्यादा खेती हरियाणा में इरिगेशन है, पश्चिम यूपी में जो है 80 से 90% खेती अंडर इरिगेशन है। और वहां पे उन लोगों ने पिछले दशकों में जो है गेहूं और धान का उत्पादन इतना बढ़ा है। हमारे यहाँ आज जो खरीद होती है एमएसपी के अंतर्गत, उसमें 70% खरीद जो है वो गेहूं और धान की होती है। तो इसको उन्होंने यहाँ वहां के किसान संगठनों ने, किसानों ने, किसान नेताओं ने ये समझा कि जैसे ही ये 3 कानून लागू हो जाएंगे, उसका सीधा असर हमारे किसानी पर होने वाला है। उसका अवेयरनेस कैंपेन उन्होंने चलाया, और जब हम देखते हैं कि अगस्त 2020 में ये कानून आया और 26 नवंबर 2020 में ये आंदोलन शुरू हुआ, 1 साल के आसपास करीब चला। देश भर में अनेक जगहों पे ये आंदोलन छुटपुट तरीके से चला, जहां जहां थोड़े से अवेयरनेस का काम है। लेकिन पूरे देश में एक तो लोगों को लग रहा था कि ये धान और गेहूं के उत्पादक किसानों का आंदोलन है, ये भी एक गलतफहमी जो है वो फैली थी इस दरम्यान जो है। और पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के किसानों के तक लिमिटेड ये मुद्दा है, क्योंकि ये जो एमएसपी के अंतर्गत जो 23 फसलें आती हैं, केवल धान और गेहूं नहीं आता है अब इन किसानों ने ये मांग की है, एक्चुअल में ये पूरे देश के किसानों के लिए मांग हुई है कि एमएसपी के अंतर्गत सभी फसलों को लिया जाए। ये किसान के लिए जरूर, क्योंकि अगर कोई किसान अगर खाद्यान्न के साथ साथ दलहनों का और मोटे अनाज का और तिलहन का अगर उत्पादन हम लोग करते हैं, तो हमको उस क्षेत्र के और रेनफेड के क्षेत्र में उपज होने वाले सभी फसलों को, जब तक हम उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब उत्पादन खर्च के बेस पर गवर्नमेंट की गारंटी हमको नहीं मिलेगी, तो उस क्षेत्र के उत्पादन में बढ़ोतरी कैसे होगी? हमको उस गारंटी को सरकार को देने की मांग की जरूरत है। ये अभी आंदोलन जब 19 नवंबर 2021 में ये जब रोका गया, उसमें उन्होंने ये मांग की हुई है कि हमको एमएसपी का कानून बनाना चाहिए, एमएसपी के गारंटी का कानून, और एमएसपी के अंतर्गत जो है सभी फसलों को लाया जाए, ये मांग हमारी होनी चाहिए। तो ये हम जब जागरूक होते हैं व्यवसाय के तौर पर अपनी किसानी की इसमें जो है, तो उसका परिणाम हमको मिलता है। इस तरह का जो सरकार है जो मानती ही नहीं है किसी भी तरह से लोगों को, हमको भी सब देश भर में ये माहौल था कि ये मानेंगे नहीं, उसके बावजूद उनके ऊपर प्रेशर आया और उनको ये 3 कानून वापस लेने पड़े इस सरकार को। अविनाश जी, आपने विस्तार से बहुत अच्छे से आजादी के पहले से किसान आंदोलन की एक तात्विक भूमिका रखते हुए ये कानून, 3 कानून का जो दायरा और उसका जो कारण है वो भी आपने बताया। मैं आज के जो पार्श्वभूमि, आज की जो वास्तविकता है उसके साथ एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि किसान की आज की परिस्थिति और सरकार की क्या भूमिका है, और ये भी कि किसान की उपज का भाव तय करने का हक किसको मिलना चाहिए। इसके साथ ये भी दूसरा सवाल है किसको मिलना चाहिए, क्योंकि ये 1.5 गुना 2 गुना ये जो प्रश्न अपन जो पूछते हैं उसका ये 2 का इकट्ठा सवाल दीजिए आपसे। देखिए, एक तो है कि हमारे यहाँ जो पहले ही जो बात अभी की अपन ने कि
एवरेज खेती जो है, अगर 5 एकड़ से कम लोगों के पास है या फिर 4 बीघा से 3 बीघा से कम खेती हमारे यहाँ है देश में, तो ऐसे ऐसे तौर पर ऐसे ऐसे परिवेश में हम जब ये बात करेंगे कि किसानों के उत्पादन की कीमत तय करने का अधिकार इसको होना चाहिए, तो इतना ही समझना है कि जो डिसेंट्रलाइज फार्मर हमारा है, 15 करोड़ परिवार जब खेती में बसे हुए हैं, वो 15 करोड़ कमजोर क्षेत्र के छोटे छोटे लोग जो हैं, वो अपने उपज का दाम तय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतने लोग संगठित होकर मार्केट को कंट्रोल करने की क्षमता उनमें नहीं आ सकती है, कभी भी नहीं आ सकती है। जब तक इनकी संख्या कम नहीं होगी, मतलब ऐसा है कि खेती करने वाले लोगों की संख्या कम हो और खेती का दायरा, मतलब खेती हर किसान के पास उसकी क्षमता बढ़े, मतलब वो 100 एकड़ 200 एकड़ वाले किसान बन जाए, ऐसी तो स्थिति हो नहीं सकती, क्योंकि फिर हमको लैंडलेस करना पड़ेगा बहुत सारे लोगों को, किसान को इस तरह के इसमें नहीं आ सकते। इसलिए जरूरी यह है कि हमको खेती के उत्पादन के खर्च पर आधार पर भाव तय करने की जिम्मेवारी डेमोक्रेटिक और हमारे जैसे ज्यादा संख्या के देश में, ज्यादा संख्या में खेती में रहने वाले देश में सरकारों की वो जिम्मेवारी है। सरकार की वो जिम्मेवारी है कि वो दाम तय करे। जैसे हमारे यहाँ होता है कि कृषि विद्यापीठों से ये फसलों के दाम तय होते हैं और स्टेट राज्य मिनिमम ये जो प्राइस मिनिमम मूल्य आयोग जो होता है उत्पादन खर्च पे आधारित, वो मूल्य आयोग के पास हो जाता है, राज्यों से फिर प्रदेशों से फिर केंद्र के पास जाता है और केंद्र फिर वो तय करता है। तो ये होना चाहिए, लेकिन उसमें दो चीजें हैं और भी सोचने के लिए कि हमारे यहाँ एक तरफ है इरिगेटेड फार्मिंग और एक तरफ है नॉन इरिगेटेड फार्मिंग। तो और फसलें जो है, बहुत सारी फसलें ऐसे हैं कि दोनों इसमें होती है। जैसे कॉटन की बात हम करेंगे तो नॉन इरिगेशन में भी होती है, इरिगेशन में भी होती है। अब नॉन इरिगेशन में जो कॉटन की फसल होती है या फिर और किसी फसल की बात हम करेंगे, अरहर की बात हम करेंगे, तो उसमें खर्च ज्यादा आता है। तो ऐसे में और उस खर्च ज्यादा आता है, उसको लाभ जो है साधनों का कम मिल पाता है। तो एक तो हमको इरिगेशन की तरफ तो बढ़ना ही है, वो अलग बात है। जब तक ये नहीं है तब तक रेनफेड के क्षेत्र में जो किसान उत्पादन करता है उसको कुछ सहूलियत उत्पादन के लिए मिलनी चाहिए कुछ बातों में। इस तरह की डिमांड हमारी बननी चाहिए। एक दूसरा, उत्पादन खर्च के आधार पर योग्य दाम जो है सभी वस्तुओं का हर साल, जिसको हम कहते हैं कि हमारा जो मौसम है खरीफ का और रबी का, वो शुरू होने से कम 2 माह पहले जो है उत्पादन की कीमत जो है वो जाहिर हो जानी चाहिए। हर गांव में उसकी जानकारी मिलनी चाहिए कि इस वर्ष जो है सरकार की कीमत गेहूं की, दाल, अरहर की, कॉटन की ये क्या होगी, ये हर गांव के आदमी को पता होना चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मई के लास्ट में, जून के फर्स्ट वीक में ये जाहिर हुई इस वर्ष जो है, किसी किसान को मालूम नहीं होती जनरली, जो है बहुत कम लोगों को ये जानकारी होती है। तो ये लीगल जानकारी देना ये सरकार की जरूर काम होना चाहिए। दूसरा, किसी भी तरह से एपीएमसी के अंतर्गत ही खरीदी हो, लाइसेंस ही ट्रेडर्स को मिलने चाहिए। और कोई भी ट्रेडर अगर एमएसपी से कम दाम में अगर भाव तय करता है या मांग करता है तो वो एमएसपी के कानून के अंतर्गत उसको दंड होने चाहिए। तो वो सजा होनी चाहिए, उसको पनिशमेंट होनी चाहिए। वो पैसे की इसमें भी हो सकती है, वो फिर या फिर फाइन भी हो सकता है या फिर जेल भी हो सकती है। तो हमको वो जिम्मेवारी अपने देश में सरकार को ही लेनी चाहिए और हर किसान को जो है उत्पादन खर्च के आधार पर दाम मिले, इसकी जिम्मेवारी भी सरकार को लेनी चाहिए। एक तो ये बात है। अब ये दूसरा, आप जो कहते हैं कि किसान की जो समस्याएं हैं, जैसे हमको हमारे देश में, जैसे यहाँ पे हमने आपको कहा था कि इसेंशियल कमोडिटी के एक्ट के अंतर्गत कुछ फसलें आती हैं, लेकिन आज के दिन में इसेंशियल कमोडिटी के एक्ट के अंतर्गत जो फसलें हैं उनमें से कुछ फसलों को हम उसमें से निकालकर उन फसलों के दाम का, लाभ का फायदा जो है वो किसानों को देना चाहिए हमको। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूंगा कि गन्ने की फसल है या फिर कॉटन की फसल है, वो आज एसेंशियल
उत्पाद नहीं रहा है। मतलब हमारे यहाँ 1950 में कपास की जो या कपड़े की जो किल्लत थी वो आज नहीं है, या फिर आज शुगर की बात हम कहेंगे, चीनी की बात कहेंगे तो चीनी इतनी अवेलेबल है। अगर चीनी के किसान को हम इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंतर्गत अगर बाहर के इंटरनेशनल मार्केट का लाभ नहीं देने देंगे तो यहाँ के किसान गन्ना उत्पादक जो किसान हैं उनको हम रोकेंगे, या फिर कपास उत्पादक जो किसान हैं उनको अगर हम उसमें से एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में से उसको नहीं निकालेंगे और इंटरनेशनल मार्केट में जब दाम बढ़ते हैं और हमारे यहाँ उसके अंतर्गत ये कानून के अंतर्गत कंट्रोल किया जाता है, तो उससे अगर उसको नहीं निकालेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट का लाभ भी कपास के उत्पादकों को नहीं मिलेगा। तो हमको ये जैसे वैसे ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो पॉलिसी है, आयात निर्यात की ये जो नीति है उसमें सुधार करने की जरूरत है। जैसे एमएसपी में सुधार करने की जरूरत है, जैसे हमने कहा कि सभी फसलों को उसमें लेना चाहिए और कानून के दायरे के अंतर्गत एमएसपी को हमको लाना चाहिए। तीसरा जो है, हर किसान को जब हम इरिगेशन के अंतर्गत जब लाना चाहते हैं तो एक जो नए तंत्रज्ञान के अंतर्गत कम पानी में ज्यादा उत्पादन की जो टेक्नोलॉजी गांव-गांव तक कैसे पहुंचे, इसमें रिफॉर्म की जरूरत है। उसी के साथ साथ जो कर्ज की जो पद्धतियां है या बीमा की पद्धतियां हैं, हमको लगता है कि जैसे अपने यहाँ से जो आज हम बीमा की जो प्रीमियम भरते हैं और आधी प्रीमियम जो है सरकार भरती है, अगर दोनों का अगर अनुमान निकाला जाए तो हम देखते हैं कि किसान को उसका कोई लाभ नहीं मिलता। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूंगा कि वर्धा से 100 करोड़ का प्रीमियम किसान भरता है और 100 करोड़ का प्रीमियम जो है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड केंद्र सरकार भरता है, लेकिन क्या 200 करोड़ का फायदा जो है वर्धा जिले के किसान को फसल बीमा के अंतर्गत हर साल मिल रहा है क्या? अनुभव यह है पिछले 15 वर्षों से 20 वर्षों से हमारे यहाँ जो आंकड़े हैं उसका अनुभव यह है कि अगर 100 करोड़ रुपए यहाँ से जाता है तो 10 करोड़ रुपए भी किसान को नहीं मिल रहा। उसका रिफॉर्म क्या होना चाहिए? रिफॉर्म हमने ये मानते हैं कि ये इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं उसके बदले क्या गवर्नमेंट इसको जो है हम जिसको ईयरमार्क फंड के अंतर्गत सरकार का और किसान का जो पैसा है ये कलेक्टर के अंतर्गत या जिलाधिकारी के अंतर्गत इसको सेफ करके रखा जा सकता है क्या? ताकि हम कंपनी का फायदा करने से अच्छा है कि अगर किसान और सरकार उसमें पैसा डाल रहा है तो उसको ईयरमार्क करके रखा जाए और उस वर्ष जो भी तकलीफ जिन किसानों को जिले में हुई होगी उन किसानों को वो पैसा उनके पास जाना चाहिए, क्योंकि हम कर्ज लेते हैं उसके साथ हमारा प्रीमियम कट जाता है। आज तक हम देखते हैं कि 10% से भी कम किसानों को उसका फायदा हुआ है, लेकिन जितने भी लोग कर्ज कर निकालते हैं उन सब लोगों को प्रीमियम कटता और पैसा तो सरकार का और किसान का जा रहा है, उससे पूरा फायदा जो है बीमा कंपनी का हो रहा है। तो बीमा की योजना में सुधार लाने की जरूरत है, कर्ज की योजना में सुधार लाने की जरूरत है, इंटरनेशनल आयात निर्यात की पॉलिसीज में हमको सुधार लाने की जरूरत है। ऐसे बहुत गांव के एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाने की जरूरत है, गांव के हेल्थ सिस्टम में सुधार लाने की जरूरत है, गांव के जो अपने विमेन पावर एम्पावरमेंट की जरूरत है। इन सब चीजों की हमारे आज के आगे के लिए हमारी डिमांड होगी। ऐसा मुझे तमाम सुधार और जन जागृति के लिए सभी राजनीतिक दलों ने, संगठनों ने किस भूमिका और किस आशय से लोगों के बीच में जाकर काम करने की आवश्यकता है? क्या कहा दादा? ये जो जागरूकता की जो बात है, तो जागरूकता की बात के साथ साथ एक पॉलिटिकल अवेयरनेस की भी जरूरत है, ताकि राजनीतिक जो पॉलिसीज होती है उस पर एक जन दबाव हम अपने आप में निर्माण कर पाए। और वास्तव में आज हम इन सब जागरूकता की जो बातें, जागरूकता की जो जोत है उसको आगे लेके जाने में कहीं ना कहीं हम पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पा रहे। तो ये जागरूकता के लिए किस प्रकार से मिशन को लेकर सामाजिक संगठनों ने और यथासंभव राजनीतिक दलों ने किस प्रकार से भूमिका के साथ किसानों के बीच में जाने की आवश्यकता है? सही बात है। आपके अपने संगठन के अनुभव के आधार पर बताइए। हाँ, हमने जो हमारा जो संगठन काम करता है मुख्यतः विदर्भ और वर्धा जिले में खास करके जो है,
उसमें हमने यही किया है कि लोगों को अवेयर करना, लोगों को, जब लोगों की समस्याएं हो जिस लेवल की होती है, उस समस्या को व्यक्तिगत और समूह के दोनों लेवल की समस्याओं को हम समझाने का काम करते हैं। दूसरा, गांव के किसान को जो है जो पॉलिसी के लेवल पे क्या गलतियां हैं उसको भी समझाने की प्रक्रिया हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से चलाते हैं। उसको हम लोग अभ्यास मंडल कहते हैं। फिर गांव में जागरण सभाएं हम लोग लेते हैं। ये गांव के लोगों को समझाना और उसके तहत जो है, जो जैसे छोटे छोटे मुद्दे भी जो होते हैं प्रशासन के स्तर पर और शासन के स्तर पर, उसको भी लागू करने के लिए काम करना, जैसे उससे बहुत बड़े इस पर परिणाम होता है। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए कहूंगा कि ये जो वाटरफॉल होता है, जो रेनिंग, एक 24 घंटे में अगर 65 mm से ज्यादा, मिलीलीटर से ज्यादा अगर पानी बारिश आती है, तो उसको यहाँ पे ये हम कहते हैं कि बारिश ज्यादा होने के कारण तकलीफें जो लोगों को होती है, उससे लोगों को सरकारी मदद मिलती है। अब 65 मिलीलीटर अगर पानी गांव में आता है, उसका जांच का तरीका क्या है, इंस्ट्रूमेंट क्या है गांव में? तो गांव में तो कोई जांच करने का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो ये जब हम लोगों ने पहली बार 2009 में इस मुद्दे को उठाया था, तो हमने फिर ये डिमांड की थी कि ये ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो तो है तहसील के ऑफिस में, और गांव तहसील में जो है 200 गांव आते हैं। तो 200 गांव में जो उसका क्षेत्र जो है वो 25 से 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर का होता है। तो अगर तहसील के गांव से अगर 30 किलोमीटर पे कोई गांव है, 25 किलोमीटर पे गांव है, वहां पे अगर 65 mm पानी होता है और तहसील के गांव में नहीं होता है, तो फिर कैसे माना जाएगा कि ये हुआ है करके? जो है उस गांव को समस्या तो हुई है। तो हमने मांग की थी कि ये मंडल स्तर पर रेन गेज मीटर होना चाहिए, और उसके लिए फिर हमने प्रशासन से बात की, शासन से बात की, फिर उन्होंने नहीं माना तो फिर हमने आंदोलन भी किया। उसका परिणाम ये हुआ कि महाराष्ट्र में पूरे राज्य में लागू नहीं हुआ, लेकिन वर्धा जिले में, और उस समय वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री अजित पवार थे 2012 में, तो उन्होंने पूना के, वो पहला गार्डियन मिनिस्टर थे, तो पूना में और वर्धा जिले में उसको लागू किया, और वर्धा जिले में आज 42 जगहों पे रेन गेज मीटर लगे हुए। तो ये लोगों की वजह से अब जो 8 जगहों पे जो पानी जांचने का काम होता है, नापने का काम होता था, वो अभी 42 जगहों पे हो रहा है एक जिले में, लेकिन बाकी जिलों में वो हो नहीं रहा है। तो हमको लगता है कि अगर बारिश के वजह से फसल को कोई नुकसान होता है, और उस आधार पर अगर हमको मुआवजा मिलना है गवर्नमेंट से या फिर इंश्योरेंस मिलना है, तो बारिश को जांचने के मीटर तो गांव में होने चाहिए। वो नहीं होगा तो कैसे होगा? तो इसका एक छोटा सा एक उदाहरण हमको देखता है, लेकिन उसका असर जो है वो लंबे पैमाने तक हो सकता है, लंबे जगह तक हो सकता है। तो लेकिन ये डिमांड सबकी होनी चाहिए। जब किसान को लगेगा, वो अवेयरनेस होगा उनके बीच में, तो चलेगा, उनको लगेगा कि यहाँ पे ये मीटर गेज होना चाहिए, वाटर मीटर गेज। लेकिन अभी लोगों को वो जानकारी नहीं है कि मीटर गेज की वजह से ये होता है। जैसे हमारे यहाँ ये आने वाली पैसेवारी की बात होती थी, तो आने वाली पैसेवारी तो ये जो तलाठी होता है, मंडल अधिकारी होता है, वो अपने टेबल पे निकालता है, तो अपने हिसाब से निकालता है। लेकिन हमारे यहाँ जब ड्रॉट होता है, तब हम उसके ऊपर प्रेशर लाते हैं कि हमारे यहाँ की पैसेवारी 50 पैसे से कम निकालो। लेकिन वो तो एवरेज निकालता है, तो उससे 3 साल पहले जो है उसने, हमने तो देखा नहीं होता है, तो वो ज्यादा दिखाता है। तो एवरेज में जो है आपकी जो इस वर्ष का जो ड्रॉट होता है, वो 50 पैसे से कम में नहीं आता है। तो हमको ये लैक ऑफ नॉलेज होने की वजह से हमको फिर लगता है कि हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है। अन्याय तो हो रहा है, लेकिन उस अन्याय के जो है कारण भी तुम ही हो। तो किसान में ये समझाने की जरूरत है कि तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कि ये तुम्हारी गलतियों के कारण या तुम्हारे अज्ञान के कारण हो रहा है। तो हमारे यहाँ उस तरह का भी वो अवेयरनेस कैंपेन हम चलाते हैं। साथ ही जो है, ये जो मुद्दे आज हमने रखे हैं, उन सब मुद्दों पर भी गांव में एक्चुअल में हमको समझने की जरूरत ये है कि ये पॉलिटिकल डिमांड कैसे बनेगी। इसलिए जैसे कोई भी मुद्दा हमारा पॉलिटिकल डिमांड कैसे बनेगा, जैसे बिजली का, जैसे हमारे यहाँ पे 2012 की 11 की बात है कि
रबी की फसल शुरू हो गई थी अक्टूबर नवंबर में, और दिसंबर में MSEDCL वालों ने जो है बिजली के कनेक्शन काटना शुरू कर दिया। तो वो कितना कनेक्शन काट रहे थे? 40,000 कनेक्शन काट रहे थे। हमारे यहाँ उस समय 55,000 कनेक्शन थे पूरे जिले में। तो 55,000 कनेक्शन में से अगर 40,000 कनेक्शन आप काट डालोगे, और वो रबी की फसल थी गेहूं की और चना की, तो 40,000 का मतलब होता है हर आदमी अगर 4-5 एकड़ भी अगर खेती करता है तो 2 लाख एकड़ की खेती पर जो गेहूं और चना होने वाला है वो तो नहीं होगा। तो हमने गवर्नमेंट को ये समझाया, लोगों की डिमांड एक्चुअल में वो तो लोग खुद अफेक्ट हो रहे थे, तो इसके कारण वो खुद होकर आया हमारे पास जो है। तो जब आंदोलन बना और फिर गवर्नमेंट के साथ बात हुई, तो वो समझ नहीं आ रहा था उनका, तो क्योंकि वो कह रहे थे कि बिजली का बिल भरो। हम ये कहते कि चलिए बिजली का बिल भरने की क्षमता आज हमारी नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, हमारे जो उत्पादन से मार्च में हम बिजली का बिल भरने की जो क्षमता हमारे उत्पादन की हम होने से हमारी आने वाली है, उसको भी आप खत्म कर रहे हैं, एक जो है। दूसरा, आप 2 लाख एकड़ पे जो उत्पादन होगा उस राष्ट्रीय उत्पादन का आप लॉस करने जा रहे हैं। तो इस 2 आर्गुमेंट के बेस पर उन्होंने MSEDCL को कहा कि रबी का फसल इनका नहीं रोकना है, और रबी का फसल जब तक नहीं होता है मार्च के बाद ही बिजली कटौती करेंगे अगर करना हो तो सब उस समय 40,000 उत्पादकों का ये जो इरिगेटेड फसल लेने वाले लोगों का गेहूं और चना का जो है फसल हमारे आंदोलन के कारण फिर हुई, और लोगों को अच्छी फसल हुई। उस समय जो है आंदोलन सफल हुआ। तो ये मुद्दे की, जैसे MSP के अंतर्गत 2014 की बात थी कि 1465 के आसपास कुछ भाव था, और 1000 और 900 के आसपास खरीद हो रही थी इसमें APMC के अंतर्गत जो है ट्रेडर्स ले रहे थे। जैसे मैंने अभी आपको बात कही कि वो कानून बनना चाहिए, उसके नीचे मांग ही नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर ही डिमांड होनी चाहिए, लेकिन अभी वो नहीं है तो हो रही थी। तो कुछ किसान अधिकार अभियान के फिर किसान जो वहां पे गए तो उन्होंने देखा कि वो स्टेट गवर्नमेंट और जो है केंद्र सरकार उसमें पहल ही नहीं कर रही है, और इसलिए फिर वो आंदोलन बना, और फिर हम लोगों ने उसको लंबा आंदोलन खींचा। ये जो मार्केटिंग ऑफिसर होता है उसके केबिन में हम लोग 8 दिन बैठे, और फिर राज्य सरकार ने कैबिनेट मंत्रिमंडल में उन्होंने प्रस्ताव किया, और फिर 8 दिन के आंदोलन के बाद जो है उन्होंने GR भेजा, और दूसरे 9वें दिन जो है खरीदारी शुरू हुई। महाराष्ट्र भर में फिर वो गेहूं की और चना की फसल की खरीदी हुई। तो ये हम लोगों को भी ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हमारे हैं वो ये मानते नहीं है कि ये पॉलिटिकल मुद्दे हैं, और बात सही है कि उसके ऊपर जो है अभी वोट नहीं कैश हो सकते हैं, ऐसा हमको लगता है। तो चुनाव में जिन मुद्दों पर चुनकर आते हैं लोग, वही मुद्दे होते हैं चुनकर आने के। तो अगर ये रिफॉर्म के मुद्दे और मदद के मुद्दे जो हैं, केवल नाली बनाना और रास्ते बनाना और जिसमें से पैसा अलॉटमेंट करने का होता है डायरेक्ट, वही पॉलिटिकल वर्क नहीं होता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पे हम लोग रहते हैं उन जगहों पे ऐसे मुद्दे भी हैं जगह जगह पे, जैसे जमीन के अधिग्रहण का मुद्दा है। अभी 2013 में अपने यहाँ यूपीआ गवर्नमेंट के लास्ट में उन्होंने जो कानून बनाया उसका फायदा हमको हुआ कि 5 गुना पैसा मिल रहा है, लेकिन बहुत जगहों पे ऐसा है कि जिन लोगों की जमीन अलॉट या फिर उनका अधिग्रहण हो गया है, एक्विजिशन हो गया, उसके बावजूद वर्षों से पैसा नहीं मिल रहा। तो वो किसान आते हैं, अब वो किसान ना तो MLA के पास जाते हैं, ना तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास जाते हैं, ना तो जिला परिषद मेंबर के पास जाते हैं, क्योंकि उनको अपेक्षा नहीं है कि ये लोग कुछ कर पाएंगे। तो वो लोग उन्हीं के पास जाते हैं जहां पे लगता है कि इन लोगों को समझता है। और मैंने ये अनुभव किया है, हम लोगों हमारे साथियों ने भी ये अनुभव किया है कि जब ऑफिसेस में हमारे लोग जाते हैं, नॉन पॉलिटिकल उस तरह से देखा जाए तो ये लोग होते हैं, सोशल लोग होते हैं, लेकिन अधिकारी लोग, उस सेक्शन के लोग जो हैं, इन लोगों को डरते हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं वो वेल नॉलेजेबल लोग होते हैं, जिनको उस क्षेत्र का ज्ञान होता है। वो अड़े रहते हैं, डटे रहते हैं, शांति से उनको समझाते हैं और उनको कहते हैं हमारे आंदोलन से यहाँ पे 2-3 बार जो है पुलिस लोगों का सस्पेंशन हुआ, यहाँ पे कृषि अधिकारियों का सस्पेंशन जो है वर्धा जिले में किसान अधिकार के आंदोलन के कारण हुआ है,
यहाँ पे जो तलाठी होता है, मंडल अधिकारी होता है, उसका सस्पेंशन हुआ है। तो सस्पेंड हुए हैं यहाँ पे अधिकारी, वो किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से नहीं हुआ, केवल इस आंदोलन के कार्यकर्ताओं के सच के प्रेशर की वजह से हुआ, वो डटे रहने की वजह से हुआ, लोगों में उसका परिणाम हुआ। अब इसका पॉलिटिकल लाभ कैसे उठाना है, इसकी योजना हम अलग से बना सकते हैं, लेकिन इसको पहले पॉलिटिकल मुद्दे बनाने हैं। अब अगर हम राजनीति करना चाहते हैं तो लोगों के विकास के मुद्दों के बेस पर राजनीति क्यों नहीं की जा सकती है, इसके बारे में सोचने की जरूरत है समझ में। अंत में अविनाश जी, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि पर्यावरण और खेती, इनका रिश्ता बहुत करीब का रहा है, मगर इसका संतुलन जो है, दोनों चीजों का संतुलन, ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। तो भविष्य में इसके संतुलन की राह क्या होगी, पर्यावरण की और खेती की? पर्यावरण और खेती का बहुत गहरा संबंध पहले से है, अभी भी है, आगे तक रहेगा। केवल इतना ही है, हम डेवलपमेंट की राह जो है छोड़ नहीं सकते हैं। हम नए दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। जितनी आज 800 करोड़ लोगों की जनसंख्या है दुनिया में जो है, उन लोगों के लिए उत्पादन की भी जरूरत है। इसलिए नए तंत्रज्ञान की, नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है, नए पद्धतियों की जरूरत है खेती के। लेकिन इसके साथ साथ हमको ये समझना होगा कि एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते समय लोगों में वो समझ के साथ, उस नॉलेज के साथ जब हम करेंगे तो हमको ये अनुभव ये आएगा कि हम पर्यावरण के संतुलन के साथ खेती का विकास कर सकते हैं। ये अनुभव इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे हमारे यहाँ अगर 1 एकड़ में जितने पानी का इस्तेमाल हम करते हैं, अगर 15 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करने के लिए, उससे 75% पानी का इस्तेमाल करने से 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हो सकता है। ये दुनिया में उदाहरण है। तो पानी के ज्यादा उपयोग से अगर हम कहेंगे कि पानी का उपयोग कम करना है और उत्पादन को बढ़ाना है, इस तरह के टेक्नोलॉजी जो दुनिया में आज अवेलेबल है, हमारे यहाँ भी बहुत जगहों पे है, उसको लोगों तक पहुंचाना। दूसरा यह है कि जमीन की जरूरत क्या है, जैसे रासायनिक खादों का इस्तेमाल करने का है। अब हम ये कहते हैं कि रासायनिक खाद से जो है वो पर्यावरण के साथ उसका संतुलन कैसे बनेगा। ऐसा है कि अगर हमारे जमीन, मिट्टी जो है, मिट्टी का मृदा कार्ड अगर हर किसान के पास होगा, तो मृदा कार्ड की जांच की एजेंसियां अगर तहसील लेवल पे होगी या फिर गांव लेवल पे अगर मोबाइल वैन चलती हैं, हम हर किसान ये करे कि हर साल मैं रबी की फसल होने के बाद या फिर जो रेनफेड में किसान है वो खरीफ की फसल होने के बाद मैं अपनी जमीन की जांच हर साल करूंगा। जैसे जनरल चेकअप अपनी बॉडी का होता है, वैसे ही जनरल चेकअप अगर किसान अपने मिट्टी का करता है तो उसमें से उसको फिर एनपीके कितना चाहिए वो रिपोर्ट में आएगा कि तुमको यूरिया की जरूरत कितनी है, फॉस्फेट की जरूरत कितनी है और तुमको पोटेश की जरूरत कितनी है, फिर अन्य द्रव्यों की जरूरत तुमको कितनी है, तुमको पानी की जरूरत इस खेती को कितनी है, इस जमीन में किस किस प्रकार की फसलें हो सकती हैं। तो मृदा कार्ड हमारे किसानों की डिमांड होनी चाहिए। अगर हम पर्यावरण के संतुलन के साथ खेती का उत्पादन भी बढ़ाना चाहते हैं, मतलब हम आर्थिक दृष्टि से भी विकसित होना चाहते हैं, उत्पादन की दृष्टि से भी विकसित होना चाहते हैं, तो हर किसान के पास मृदा कार्ड होना चाहिए। और सरकार की जरूरत यह है कि हर तहसील में मृदा जांच एजेंसी होनी चाहिए। और ये डिमांड पूरे देश भर के किसानों की हो सकती है, उसकी शुरुआत किसी भी एक गांव से हो सकती है। तो ये जैसा है, पानी के उपयोग जो है, रासायनिक खादों का उपयोग जो है, टेक्नोलॉजी का एप्रोप्रिएट उपयोग, जहां पे जो टेक्नोलॉजी उपयुक्त है वहां उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करो। लेकिन समझ लीजिए पश्चिम महाराष्ट्र में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं वही टेक्नोलॉजी हम विदर्भ में इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे हमने अनुभव यह किया है कि उस टेक्नोलॉजी से पर्यावरण के साथ साथ भी तकलीफें होती हैं और किसान को भी नुकसान होता है। ये दोनों चीजें हमने उसमें अनुभव की हैं। तो हमको आज के इसमें किसी भी चीज को नकारना नहीं है,
हमको टेक्नोलॉजी का नकार नहीं करना है, हमको खादों का नकार नहीं करना है, हमको नए बीजों के हम खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमको एप्रोप्रिएट नॉलेज के साथ एप्रोप्रिएट उपयोग करके शाश्वत विकास की तरफ हमको बढ़ना है। ये पॉलिसी के अंतर्गत हमको अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे तो पर्यावरण का और खेती के डेवलपमेंट का काम साथ साथ चलेगा। बहुत बहुत अविनाश जी धन्यवाद। मैं इसके बाद संस्कृत स्वरूप में मीनाक्षी जी को इसे कंक्लूड करने का अनुरोध करूंगा और उस पश्चात हमारे साथी हेमंत टाले जी आभार व्यक्त करें। सभी साथियों को जय जगत। मैं अपनी ओर से अविनाश काकड़े जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बहुत ही विस्तार से खेती के हर पहलू को आज छूने का प्रयास किया। पहली बात, उन्होंने किसानों के जागरूकता के साथ उसको जोड़ा, क्योंकि आजादी का मतलब हमारे लिए केवल हुक्मरानों में बदलाव नहीं था। आजादी का असल मतलब ये था कि किसान की आवाज व्यवस्था के भीतर पहुंच सके। और उन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि किस तरह से 70 साल में अलग अलग किसान सशक्तिकरण के प्रयास हुए और कैसे फिर हमारी आगे का, हमारी राह, हमारी आगे की क्या है, हमारी जरूरत एमएसपी को लेकर क्या है, रेट को तय करने को लेकर क्या है। और एक बहुत ही व्यावहारिक पक्ष उन्होंने रखा कि किस तरह से हम हमेशा पूरे किसानी के मामले को एक भावनात्मक स्तर पर लेकर जाते हैं। भावनात्मक स्तर पर लेकर जाते समय भी हमें इस बात का ध्यान रखने की जरूरत होती है कि हमें उसके साथ साथ ये तय करना होगा कि किसान की जागरूकता हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि जो काम और जो उत्पादन का काम इतने बड़े पैमाने पर देश की आबादी का इतना बड़ा हिस्सा करता होगा, उसके दाम तय करने का हक उन किसानों को नहीं मिल पाएगा व्यावहारिक तौर पर कभी भी, क्योंकि एक तो कुल क्षेत्रफल प्रति किसान का बहुत कम है। तो ऐसे में जरूरी है कि सरकार अपने हाथ पीछे न छुड़ाए और सरकार आगे आकर ये जिम्मेदारी ले और सभी फसलों को एमएसपी के दायरे में ले और एमएसपी का आकलन सही तरह से करे, जिसका उल्लेख अविनाश भाई ने यहाँ पर किया। दूसरी बात उन्होंने बहुत अच्छी की कि जब तक हम राजनीतिक संगठन के लोग इन मुद्दों के लिए राजनीतिक सामाजिक जन जागरण को संचालित नहीं करते और जागरूकता को इसके साथ अभ्यास मंडल जैसा उन्होंने अपने क्षेत्र में प्रयोग किया है उसको चलाकर उसका उपयोग नहीं करते, तब तक हो सकता है नीति निर्धारण हो भी जाए और हो सकता है कि कभी कभी तो वो किसान के पक्ष में भी हो, लेकिन व्यापक जागरूकता के अभाव में किसान की अपनी राजनीतिक सामाजिक समझ और उसकी जो सार्वजनिक समझ है उसको हम बढ़ाने का काम नहीं कर पाएंगे। ये उनका दूसरा प्रमुख मुद्दा था। तीसरी बात जो उन्होंने तीनों किसान कानून के संबंध में, आयात निर्यात नीति के संबंध में, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो तब्दीलियां किसान के पक्ष की है उसके, और जो जमाखोरी को रोकने के लिए किसी किसान कानून का विरोध जिस तरह से हुआ उसके बारे में, फसल बीमा के बारे में, वर्षा परिमापक यंत्रों की आवश्यकता और मृदा की जांच की आवश्यकता के बारे में, किसका कितना रकबा होने पर किसी किसान का नुकसान हुए बगैर पूरे क्षेत्र को हम कवर कर सकते हैं, इस तरह के जो व्यावहारिक सुझाव उन्होंने यहाँ पर पेश किए वो हम सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी था। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के लिए ये और भी ज्यादा महत्व की बात है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से और किसानों से सीधा संबंध पंचायतों का होता है और पंचायत में कृषि उन्नयन एक प्रमुख 29 विभागों में विभाग भी है जिसके तहत पंचायत जनप्रतिनिधियों को काम भी करने की जरूरत है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आने वाले समय में हम निरंतर काम करेंगे। आज और अगला जो हमारा अगस्त का महीना है, इन 2 महीनों में हमने ये भी तय किया कि हमारे देश में हम जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं। हमारे देश के सारे नौजवान अग्निपथ स्कीम को लेकर के विगत दिनों काफी जगह पर अहिंसात्मक और काफी जगह पर हिंसक प्रतिरोध भी हुए हैं। इस महीने हमने किसानी के मुद्दे पर बातचीत की है, अगले महीने हम
सेना और जवानों से जुड़ी जो अलग अलग मसले हैं, जो अलग अलग चुनौतियां हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अब मैं आदरणीय हेमंत ताले जी से, जिन्होंने हरदा जिले से लेकर के भोपाल तक की एक किसान पदयात्रा, सबसे पहली किसान पदयात्रा 3 कानून के प्रतिरोध में पूरे देश में अगर कहीं शुरू हुई तो उसमें उनकी अगुवाई रही और उन्होंने उस किसान पदयात्रा में मुख्य भूमिका निभाई। इस नाते मैं मध्य प्रदेश राज्य के कन्वीनर हेमंत ताले जी को अनुरोध करूंगी कि वे आभार प्रदर्शन करें। संगठन की ओर से जगा भारत का भी और सभी सहयोगी संस्थानों का आभार व्यक्त करें। जय जगत साथियों, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन और जगा भारत कोरोना काल के समय से ही लगातार ऑनलाइन सेमिनार आयोजित करता रहा है। ये प्रयोग की हमने शुरुआत की, जिसमें हमको सफलता भी मिली है और इसमें हम समय समय पर अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं। आज हमारे बीच अविनाश काकड़े जी थे, जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में जिनका गहरा अध्ययन है और जिन्होंने अलग अलग मौकों पे जो किसानों की समस्या उनके लिए आगे आकर लड़ाई भी लड़ी है। आज जिस तरह से उन्होंने हमें खेती के इतिहास, संस्कृति, मान जो स्थिति में है कृषि और भविष्य में किस तरह की संभावनाएं, चुनौतियां, उसके संबंध में बहुत कम समय में बहुत विस्तार से जो जानकारी दी, उसके लिए दोनों संगठन आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और ये महसूस किया कि हमको अभी आपसे और बहुत कुछ सीखना समझना है। मैं सभी साथियों का भी आभारी हूँ जिन्होंने इस सेमिनार में अपना वक्त दिया। आपका पुनः बहुत बहुत आभार और संगठन की तरफ से धन्यवाद। थैंक